की वंदना कर दिन के स्वामी शनिदेव, श्री राम भक्त हनुमान तथा उनके स्वामी श्री राम की आराधना कर इष्ट देव का ध्यान धर गुरुजनों को नमन कर अभिनंदन करते हैं आपका आज के दैनिक पंचांग। यह हम नित्य प्रस्तुत किया करते हैं और इसमें डेटा जो भी लेते हैं वह दृक पंचांग से लेते हैं। छवि तथा ध्वनि गूगल से दी जाती है और यह प्रस्तुति आप तक यूट्यूब के माध्यम से, यूट्यूब के सौजन्य से हम आप तक सफलपूर्वक पहुंचा पाने में समर्थ होते हैं। तो चलिए दैनिक पंचांग की तरफ चलते हैं। जिस तरह पंचांग के 5 अंग होते हैं, उसी तरह इस प्रस्तुति के भी 5 भाग हैं। पहला भाग पंचांग मुहूर्त और ग्रहों के गोचर से संबंध रखता है और यह इसी पहले भाग का आपके सुझाव के अनुरूप पंचांग और मुहूर्त को लेकर हम इस प्रस्तुति का लघु रूप नित्य प्रस्तुत करते रहे। दूसरा भाग नक्षत्र से संबंधित है, इसे तारा बलन कहते हैं। आज के तारे विभिन्न नक्षत्र में जन्मे जातकों के लिए शुभता अशुभता का क्या संदेश लेकर आया है, विस्तृत चर्चा प्रस्तुति। तीसरा भाग जिसे चंद्र बलन कहते हैं, विभिन्न राशि में जन्मे जातकों के लिए आज चंद्रमा क्या संदेश लेकर आया है, शुभता और अशुभता के संबंध। चौथा भाग चौघड़िया, एक प्रकार का घोर ज्योतिष, किसी भी कार्य में शुभता बनाए रखने के लिए यह काफी उपयोगी। विस्तृत चर्चा प्रस्तुति में पांचवा और अंतिम भाग अंकों के अंक में जम लेकर अंकों को समझने, जानने और उसे अच्छी तरह उपयोग करने का के लिए उद्देश्य से यह विशेष प्रस्तुति। साथ ही साथ किसी भी माह का विभिन्न तिथियों में जन्मे जातक के लिए आज के अंक क्या बोल और शुभता और अशुभता के संदर्भ में क्या संदेश लेकर आए। इस प्रकार पांचों भाग बहुत ही महत्वपूर्ण, रोचक, ज्ञानवर्धक तथा उपयोगी होने वाला है। इसलिए आपसे आग्रह है कि कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ थोड़ा सा धैर्य देकर रखकर इस प्रस्तुति को अंत तक देखेंगे ताकि आपके लिए यह रोचक के साथ साथ ज्ञानवर्धक भी होगा और अंत तक उपयोगी होगा, ऐसा हमारा उद्देश्य है। साथ ही साथ यदि इस प्रस्तुति में कहीं भी कोई सुझाव हो इसे और उपयोगी बनाने के लिए, तो हम YouTube के कमेंट बॉक्स में आप जरूर कमेंट देकर इस प्रस्तुति को और उपयोगी बनाने में हमारा मनोबल बढ़े। तो चलिए दैनिक पंचांग की तरफ चलते। पंचांग आम बोलचाल की भाषा में शुभ और अशुभ मुहूर्त जानने का एक माध्यम है, किंतु उसकी सीमा वहीं तक सीमित है। यह हम सबके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है और यही वजह है कि यह हमारे हम सबके निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है। जब हम इसका अनुसरण करते हैं, हमारी निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है, आत्मबल बढ़ाता है। पंचांग प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, जिसके फलस्वरूप हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते हैं। तो चलिए आइए पंचांग की अहम भूमिका को देखते हुए, पंचांग की महत्ता को समझते हुए आइए पंचांग का हम सब अनुसरण करके अपने जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार सुनिश्चित कर जीवन को अधिक सफल और समृद्ध। साथ ही साथ साझा कर प्रस्तुति को अपने मित्रों, परिजनों तथा शुभेच्छुओं के संग, ताकि वे भी पंचांग का अनुसरण करके अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकें और उनके इस प्रयास में हम सब एक माध्यम बनकर पुण्य के भागी। तो चलिए हम चलते हैं पंचांग के प्रस्तुति में। जय श्री राम का उद्घोष करते हैं।
जय श्री राम का नाम लेते हुए शारद करो। जय श्री राम। जय श्री राम। जय हनुमान। स्वागत है आपका आज की प्रस्तुति में। आज का दिनांक 20 दिसंबर 2025, माह पौष, पक्ष कृष्ण, शाका संवत 1947, विश्व वसु विक्रम संवत 2083, कलायुग का कलयुग का 5 आज का सूर्योदय 6:31 तक, आज का सूर्योदय 6:31 पर और सूर्यास्त 5:03। सनराइज at 6:31 AM and sunset at 5:03 PM। आज का दिशा शुभ पूर्व है, फिर भी इस दिशा में यात्रा करने को बाध्यता हुई तो अदरक या उड़द की दाल का सेवन कर यात्रा में शुभता लाओ। पंचांग के पांचों अंक, वार शनिवार, तिथि प्रातः 7:12 तक अमावस्या जो पूर्णा तिथि के अंतर्गत आता है। तत्पश्चात शुक्ल पक्ष से प्रारंभ और प्रतिपदा नंदा के जो नंदा तिथि के अंतर्गत आता है। नक्षत्र देर रात्रि 1:21 तक मूला, उसके बाद पूर्वाषाढ़ा। योग अपराह्न 4:17 तक गण, उसके बाद बुधि। और करण प्रातः 7:12 तक नाग। तत्पश्चात रात्रि के 8:13 तक सिंधु और फिर बौद्ध। तो ये रहे हमारे पंचांग के 5 महत्वपूर्ण मुहूर्त पे जाने के पूर्व भोलेनाथ को नमन करते हैं और ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए भोलेनाथ को देखते हैं क्या उनका वास कहाँ है और सुनता कैसे। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जब तक अमावस्या तिथि है यानी प्रातः 7:12 तक, तब तक भोलेनाथ गौरी के सानिध्य में है। उसके बाद वे शमशान में होते हैं, जो कि अशुभ है। जब तक अमावस्या है गौरी के सानिध्य में जब तक है भोलेनाथ, तब तक सूखता है और उसके बाद अशुभता है। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ग्रहों की आकाशीय स्थिति, महत्वपूर्ण मुहूर्त में चलते हैं। महत्वपूर्ण मुहूर्त के शुभ मुहूर्त में अभिजीत मुहूर्त के 11:26 से 12:08 तक, अमृतकाल रात 6:17 से 8:03 तक, सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, रवि योग आदि आज नहीं है। विजय मुहूर्त अपराह्न 1:33 से 2:15 अपराह्न तक, गोधूली विला संध्या 5:01 से 5:28 तक, और गोधूली विला संध्या 5:01 से 5:28 संध्या तक, निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:20 से मध्य रात्रि 0:14। रात्रि में किए जाने वाले पूजा पाठ, जब तक साधना, तंत्र, मंत्र आदि के लिए निशिता मुहूर्त श्रेष्ठ हुआ करते हैं। अशुभ मुहूर्त में राहु काल सबसे प्रभावी। राहु काल प्रातः 9:09 से 10:28 तक, गुलिक काल प्रातः 6:31 से 7:50 तक, यमगंड अपराह्न 1:06 से 2:25 अपराह्न तक, और वर्ज मुहूर्त 2 भागों। पहला भाग प्रातः 7:41 से 9:27 प्रातः तक, दूसरा भाग देर रात्रि 11:35 से देर रात्रि के 1:21 तक। गणमुल प्रातः 6:31 से देर रात्रि 1:21 तक। तो ये रहे हमारे महत्वपूर्ण शुभ और अशुभ मुहूर्त। ग्रहों की आकाशीय स्थिति को यदि हम देखते हैं तो चंद्रदेव धनु राशि में आने के बाद सूर्य के समीप आने के कारण अस्त हो चुके हैं। इस प्रकार 3 ग्रह अस्त की अवस्था में है, चंद्रदेव, मंगलदेव और शुक्रदेव। आज शुक्रदेव का राशि परिवर्तन भी है जब वे धनु राशि में आएंगे।
ग्रहों के आकाशीय स्थिति अंश के अनुसार यदि देखें तो जो कि स्थानीय समय पटना के 5 बजे प्रातः का है, सूर्यदेव राशि परिवर्तन कर, चंद्रदेव राशि परिवर्तन कर बाल्यावस्था में है, शनिदेव मार्गी हो चुके हैं, बकरी में थे, इसलिए अंश अभी कम है, और अतः ये भी बाल्यावस्था में है। धीरे धीरे अंश को का ह्रास हो रहा था, इनका अंश की कमी हो रही थी, अब इनमें अंश की जो है धीरे धीरे वृद्धि हो रही है, किंतु अभी भी बाल्यावस्था। शुक्रदेव बृहस्पति देव बकरी होने के कारण वृद्धावस्था में है, अंश का ह्रास हो रहा है, और शुक्रदेव वृद्धावस्था में है, चूंकि राशि परिवर्तन ये करने वाला। इस प्रकार इनके ग्रहों की आकाशीय स्थिति आपके समक्ष हमने रखी अंश के अनुसार। राशि के अनुसार यदि ग्रहों की स्थिति को देखा जाए तो मित्र राशि में 3 ग्रह, शत्रु राशि के अंतर्गत 2 ग्रह, सम राशि में 4। किसी भी ग्रह का आपस में राशि परिवर्तन नहीं है। बृहस्पति की राशि धनु और मीन राशियों में 4 ग्रह, और आज 5वां ग्रह शुक्रदेव जुड़ने वाले। मंगल की राशि में 2 ग्रह, और चंद्र और शुक्र की राशि में कोई ग्रह नहीं, शेष ग्रहों की राशियों में एक एक ग्रह। तो ये रहे हमारे ग्रहों के आकाशीय स्थिति राशि के अनुसार। नक्षत्र के अनुसार ये ग्रहों की स्थिति को देखा जाए तो मित्र नक्षत्र में 1 ग्रह, शत्रु नक्षत्र में 3 ग्रह, सम नक्षत्र में 3 ग्रह, और अपने नक्षत्र में बृहस्पति देव और राहु देव 2 ग्रह। केतु देव के नक्षत्र में सबसे ज्यादा ग्रह 3 ग्रह हैं, बृहस्पति देव के नक्षत्र में 2 ग्रह हैं। सूर्य चंद्र मंगल ये स्वतंत्र ग्रह हैं क्योंकि इनके नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं है, और शेष ग्रहों के नक्षत्र में एक एक ग्रह। इस प्रकार पहले भाग की प्रस्तुति यहाँ पर समाप्त होने को है। प्रातः 7:50 पर आज शुक्र का राशि परिवर्तन होगा, जब वे धनु राशि में जाएंगे, और इस प्रकार आज धनु राशि में और मीन राशि में बृहस्पति की राशि में कुल 5 ग्रह होते। बृहस्पति देव आज शक्तिशाली बनकर उभर, और इस प्रकार हम आपको ले चलते हैं दूसरे भाग। दूसरा भाग जो कि इसे ताराबलम कहते हैं, यह जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं और आज गोचर जो करते हैं चंद्रमा जिस नक्षत्र में, उसके अनुसार आपको देख आज के दिन के शुभता और अशुभता को देखा जाए। चंद्रमा जिस नक्षत्र में है उसके अनुसार आज का फल कैसा होगा, इसे ताराबलम कहते हैं। आपके समक्ष सारणी आए प्रस्तुत है। इसमें नक्षत्रों के नाम दो दो जगह लिखे हुए हैं, तो ताराबलम के समक्ष जो नक्षत्रों के नाम है वह चंद्रमा जिस नक्षत्र में गोचर करेंगे उनसे संबंधित है, और ताराबलम के नीचे जो नक्षत्रों के नाम है वे जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में है उससे संबंधित। कोई भी जातक अपना नक्षत्र के अनुसार आज का फल देख सकता है। जो सूची है आपका जन्म नक्षत्र कहाँ है उसके अनुसार आप पकड़े, और ऊपर से आज चंद्रमा जहां गोचर कर रहे हैं दोनों को मिलान जहां होता है वही आपका शुभता और अशुभता का परिचायक होता है। उदाहरण स्वरूप यदि आज का आपका चंद्रमा मान लीजिए मार्ग मार्ग मार्गशीर्ष चित्रा या श्रविष्ठा में हो, और आपका जन्म आद्रा स्वाति या सत्या हो, तो आज का चंद्रमा आपका अति मित्र। उसी तरह से कुल 9 स्थितियां बन सकती है जब आपका तारा आज का जन्म संपत विपत क्षेम प्रत्यय साधक नागनी मित्र आदि मित्र हो। जब आपका तारा आज का संपत क्षेम साधक मित्र आदि मित्र में हो तो वह अशुभता को तरफ इंगित करता है, और यदि जन्म विपत प्रत्यय और नैधन्य हो तो वह अशुभता की तरफ इशारा करता है।
यदि आज का तारा संपत 6 साधक मित्र में है तो आप अपने कार्यों का त्वरित गति से निष्पादन करें। शुभता के संदेश है ताकि आपके कार्यों में शुभता बनी रहे। जो भी कार्य आपके दैनिक कार्य या नए कार्य जो भी आरंभ हो चुके हैं उनका आप निष्पादन करें, साथ ही साथ नए कार्यों का आरंभ आप कर सकते हैं। किंतु यदि आज आपका तारा जन्म विपत प्रत्यय या दैथनी में हो तो अशुभता की तरफ इशारा करता है, अशुभता को इंगित करता है। इसलिए ऐसे में दैनिक कार्यों में सावधानी और जो कार्य आरंभ हो चुके हैं उसको भी निष्पादन करना है, उसको रोकना नहीं है, उसका भी सावधानी पूर्वक उनके कार्यों का निष्पादन करें और कोई भी नया कार्य नहीं करें। इन अशुभ तारों को शुभ बनाने के उद्देश्य से कोई भी उपाय करके जोखिम नहीं। तो चलिए, क्योंकि जो भी उपाय है वो प्रमाणित नहीं है, इसलिए कार्यों में आप शुभता आपका ये नहीं हो, इसलिए कोई जोखिम न ले, क्योंकि यह क्षणिक है। ज्यादा देर तक चंद्रमा एक नक्षत्र में नहीं रहता, एक ही दिन का कुछ घंटे का मामला होता है, कभी कभी एक ज्यादा ज्यादा एक। अब ये तारा बलन जो है नव तारा चक्र पद्धति पर आधारित है। ये नव तारा चक्र पद्धति, तारा बलन नव तारा चक्र पद्धति पर आधारित है। और नव तारा चक्र पद्धति का मूल जो सिद्धांत है वह ग्रहों के मन नक्षत्र हुआ करते हैं, नक्षत्र ग्रह के फल नहीं देते। नक्षत्र ग्रह के फल देते हैं, ग्रह का अपना फल नहीं होता। तो जिससे हम नौ तारा चक्र पद्धति से हम यह जान सकते हैं कि जातक का पूरे जीवन में कौन से ग्रह शुभकारी है, कौन से ग्रह चुनौती भरे, और उससे दशा महादशा का फल, जातक के जन्म कुंडली में बैठे ग्रहों का फल, और विभिन्न व्यक्तियों से जो संबंध जुड़ते हैं व्यवसाय के संबंध में या किसी अन्य कार्य के संबंध में, तो वह कैसा फल फलित होगा, कैसे लोगों से हम जुड़े जिससे हम ज्यादा लाभ ले सकें, लाभ पा सकें। ये सभी नवतारा चक्र पद्धति। तो चूंकि ग्रहों के मन नक्षत्र होते हैं, ग्रह अपना फल नहीं देते हैं, इसलिए 27 नक्षत्र को क्या कौन से ग्रहों से जुड़ेंगे, इसके लिए 27 नक्षत्रों को 9 नक्षत्र का सूची बनाकर इस तरह से रखते हैं। इस तरह 27 नक्षत्र, दोनों ग्रहों की सूची, नक्षत्रों की सूची, 3 श्रेणियां बनी और इन्हें इस तरह से जो आपके समक्ष सारणी प्रस्तुत है उस तरह से रखा गया। उसके बाद ग्रहों को महादशा के क्रम में रखा गया। केतु पहला ग्रह, शुक्र दूसरा, सूर्य तीसरा, चंद्र चौथा, मंगल पांचवा, राहु छठा, बृहस्पति सातवां, शनि आठवां और बुध नौवां। और इन नक्षत्र ग्रह जो है पहला दूसरा जिस क्रम में है उसी क्रम में महादशा के ग्रह हुआ करता है। नक्षत्र जो पहला जो नक्षत्र है हर श्रेणी में से पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां नौवां वे ग्रहों से संबद्ध हो जाते हैं। उदाहरण स्वरूप पहला ग्रह केतु देव है और पहला नक्षत्र हर श्रेणी में से पहला 10वां और 19वां नक्षत्र जो हुए वो केतु देव के नक्षत्र में गए। दूसरा 11वां 20वां नक्षत्र जो हुए शुक्र देव के नक्षत्र स्वामित्व में गए। तीसरा 12वां 21वां सूर्य देव के, चौथा 13वां 22वां चंद्रदेव के, इसी प्रकार 9 18वां 27वां नक्षत्र बुध देव के स्वामित्व में गए। और यह सारणी आपके समक्ष इस प्रकार हुई। यह महत्वपूर्ण है, आप इसका को सहेज कर रख सकते हैं क्योंकि इसी पर फलित करते हैं। फलित कैसे करते हैं यह महत्वपूर्ण है। फलित करने हेतु जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में है उस नक्षत्र को देखा जाए और उस नक्षत्र को देखकर उस संबंधित ग्रह को चिन्हित किया जाता है। ये ग्रह पहला ग्रह बनते हैं, यानी जन्म ग्रह। ये ग्रह जो पहला ग्रह बने जन्म ग्रह, ये
यहीं से गणना आरंभ होती है और ये अच्छे फल नहीं देते, मिश्रित फल देते हैं, इनको अशुभ फलों की श्रेणी में रखा जाता है। दूसरा, चौथा, छठा, आठवां, नौवां ग्रह जो बनते हैं, तो घड़ी की सुई की दिशा में हम चलते हैं तो ये शुभ फलदायी होते हैं। पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां ग्रह अशुभ फलदायी। इस प्रकार हम पहले से जान सकते हैं कि कौन से ग्रह हमारे लिए शुभकारी है, कौन से अशुभकारी। केवल जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में है उनको देखकर, उनसे संबंधित ग्रहों को चिन्हित कर और फिर हम देख सकते, जो भी हमारा जन्म ग्रह बनता है हमारा उसी दशा महादशा में जन्म हुआ होता है, उसी दशा महादशा में हमारी मृत्यु हुई होती है। इसलिए हम ये इस प्रकार हम ग्रहों के बारे में जान सकते हैं कि कौन से ग्रह हमारे लिए शुभकारी हैं, किसकी दशा महादशा शुभकारी होगी। जन्म पत्रिका में, जन्म कुंडली में बैठे हुए कौन से ग्रह हमारे लिए शुभकारी हो सकते हैं, कौन से चुनौती भरे हो सकते हैं। उसी तरह से विभिन्न व्यक्तियों से जो जुड़ते हैं वह शुभकारी होंगे या शुभकारी, या कैसे लोगों से हम जुड़े जो हमारे लिए शुभकारी। उदाहरण स्वरूप, यदि शनि के नक्षत्र में जातक का जन्म हुआ है, पौष, अनुराधा या उत्तरा फाल्गुनी, तो दूसरा ग्रह बुध बनता है। बुध के नक्षत्र में जो व्यक्ति जन्मे हैं वह दूसरा ग्रह संपत्ति कारक होता है, तो संपत्ति के कारक है, यानी बिजनेस पार्टनर यदि बुध के शनि के नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए, बुध के नक्षत्र में जन्मे जातक से यदि मित्रता की जाती है या बिजनेस पार्टनरशिप किया जाता है तो अधिक धन लाभ होने की संभावना। उसी तरह से जन्म कुंडली में दूसरा ग्रह जहां बैठा हो बुध, उस भाव से संबंधित, उस राशि से संबंधित और उस ग्रह से संबंधित कार्य किए जाए तो उस धन लाभ होने की संभावना बनी रहती। इस प्रकार हम ग्रहों के बारे में जान सकते हैं कि कौन से ग्रह शुभकारी, कौन से ग्रह शुभकारी, और इसी तरह से दशा महादशा का फल। और जब शुभ ग्रहों की दशा महादशा होने वाला है तो हम अग्रिम रूप से योजनाबद्ध तरीके से कार्यों का को निष्पादन कर शुभ तक हम ले सकते हैं। उसी तरह से चुनौती के लिए मानसिक रूप से हम तैयार होते रहते हैं ताकि हमें कोई पीड़ा न हो, ज्यादा पीड़ा नहीं। तो ये रहे हमारे, क्योंकि और नवतारा चक्र पद्धति की उपयोगिता को देखते हुए हमने YouTube पर भी अलग से वीडियो डाला है जिसमें भगवान राम और सीता तथा उनको हनुमान की विजन को चर्चा की। आप उसे देखें, आप समझने का प्रयास करें इसको, और यह आपके लिए काफी उपयोगी होगा, ऐसा हमारा विश्वास है। तो वापस आपको हम ताराबलन पर चलते हैं और यह देखते हैं कि आज के तारे क्या संकेत दे रहे हैं। आज चंद्रमा मूला नक्षत्र में है, क्योंकि केतु देव का नक्षत्र होता है। उसके बाद रात्रि के 1:21 के बाद, सॉरी, दिन के 1:21 के बाद यहाँ पर एक भूल सुधार है। रात्रि के 1:21 तक चंद्रमा माघ नक्षत्र में, मूला नक्षत्र में होंगे। उसके बाद वे पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में। तो यदि जातक का जन्म भाटी, पूर्वा फाल्गुनी या पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में हुआ है तो पहला भाग अतिमित और दूसरा भाग जन्म होगा। वहीं यदि हम देखें, यदि जातक का जन्म पुनर्वसु, विशाखा या पूर्वा भाद्रपद में हुआ है तो पहला भाग क्षेम का और दूसरा भाग कृत्यरी का होने की संभावना। और इस प्रकार हम किसी भी नक्षत्र के जन्मे जातक के लिए शुभता और अशुभता देख सकते हैं। आज का दिन रोहिणी, हस्ता और श्रवण नक्षत्र में जन्मे जातक और मृगशिरा, चित्रा और शर्विष्ठा के नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए क्रमशः पहला भाग और दूसरा भाग ये अति अशुभ।
ध्यान देने के योग्य है। जिस जो जातक का जन्म रोहिणी हस्ता नक्षत्र और श्रवण नक्षत्र में है रात्रि के 1:21 तक, उनके लिए अशुभता के संदेश है। वही उसके बाद वृक्ष या चित्रा और शर्विष्ठा नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए अशुभता के संदेश। और अब हम उपाय के तौर पर आपके समक्ष जो प्रस्तुति देख कर रहे हैं, इसको केवल ज्ञानवर्धन के लिए है, न कि इसका उपयोग करने के लिए, क्योंकि हम आरंभ में भी कहे हैं कि कोई भी अशुभ नक्षत्र की स्थिति में, अशुभ तारे की स्थिति में उन्हें अशुभ को, उनकी अशुभता को शुभता बनाने के लिए कोई जोखिम नहीं है। केवल जानकारी के लिए आपको बताएं कि आज का जन्म पीला कद्दू, यदि तारा में आज का तारा जन्म में पड़ता है तो पीला कद्दू पत्ते वाली सब्जी का दान, विपद में पड़ता है तो गुड़ का दान, प्रत्यय नहीं पड़ता तो नमक का दान, और न्याय धन्य है तो भूल त्याग जरूरी। तो इस प्रकार आज के तारे के बारे में आपके समक्ष में रखा कि आज का तारा क्या कहता है, तारा बलम जिसे क्या। तीसरे भाग में आपका स्वागत है, जो कि आज की राशि क्या कहती है। आज का राशि परिवर्तन नहीं है, आज शुक्र की राशि परिवर्तन है, चंद्रमा की आज राशि परिवर्तन नहीं है। और चंद्रदेव धनु राशि में, धनु राशि में कुल 3 ग्रह है। मीन अगर मीन राशि में भी एक ग्रह है, इसलिए कुल 4 ग्रह बृहस्पति देव की राशि। यदि आज देखा जाए तो जब तक धनु राशि में चंद्रमा है तब तक मिथुन, कर्क, तुला, धनु, कुंभ और मीन राशि के जातक के लिए शुभता के संदेश है। 23 राशि के जातकों के लिए शुभता के संदेश नहीं, सावधानी बरतने की जरूरत। इसे चंद्र बलम कहते हैं। पांच चौथा भाग चौघड़िया मुहूर्त से है। वो चौघड़िया जो एक प्रकार का मुहूर्त ज्योतिष है, वह शुभ और अशुभ समय दर्शाता है। किसी भी शुभ काम को करने के लिए क्या इसका उपयोग किया जाता है, चाहे वह कार्य पूजा पाठ से संबंधित हो या पहली बार शुभ कार्य करने के उद्देश्य से। यदि कोई व्यक्ति कोई उचित मुहूर्त नहीं देखना चाहता है, फिर भी उसे कम से कम शुभ कार्य में शुभता बनाए रखने के लिए चौघड़िया जरूर देखें। और इसी के उद्देश्य से हमने चौघड़िया की उपयोगिता को देखते हुए हमने चौघड़िया पर हिंदी और अंग्रेजी में अलग अलग वीडियो पोस्ट किया है। आप उसे देखें, आप उसे समझें, और वह काफी ही रोचक और ज्ञानवर्धक। संक्षेप में आपके समक्ष प्रस्तुत कुल 8 चौघड़िया दिन के होते हैं, 8 चौघड़िया रात के होते हैं, और किंतु साप्ताहिक दिन 7 ही होते हैं, इसलिए 7 चौघड़िया का ही नामकरण हुआ। और ये 7 चौघड़िया साप्ताहिक दिनों के अनुसार होते हैं। हम जानते हैं कि ये साप्ताहिक दिन के स्वामी अलग अलग ग्रह होते हैं, इसलिए सभी चौघड़िया का संबंध साप्ताहिक दिनों से हो गया। 8 चौघड़िया होते हैं, लेकिन साप्ताहिक दिनों से इनका संबंध हुआ, इसलिए 7 ही चौघड़िया का नामकरण हुआ। और 8वां चौघड़िया जो होता है, आदि का चौघड़िया, वही अंत का चौघड़िया हुआ करता है, दिन का भी रात्रि का। इस प्रकार चौघड़िया का संबंध ग्रहों से होता है, और ये ग्रह विशेष कार्य, विशेष प्रयोजन के लिए, विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए ये अधिकृत है। इसलिए इनका, चौघड़िया का संबंध विभिन्न ग्रहों के कड़ी कर्मों से भी हुआ, जिसके लिए ये जाने जाते हैं, जिनकी उपयोगिता काफी। इस प्रकार चौघड़िया की उपयोगिता बढ़ जाती है। और ये चौघड़िया दिन के चौघड़िया में सूर्यदेव का आधिपत्य होता है, और सूर्यदेव और शनिदेव में कटुता रहती है, इसलिए शनिदेव का चौघड़िया जो काल चौघड़िया है, वह प्रतिदिन काल बेला से ग्रसित। वहीं चंद्रमा का आधिपत्य रात्रि में, और बुध जो चंद्रमा के पुत्र है, उन उनकी कटुता या उनसे की नाराजगी चंद्रमा से रहती है। इसलिए रात्रि का जो चौघड़िया हुआ करता है, लाभ चौघड़िया जो बुध का है, वह वह काल रात्रि से ग्रसित।
इस प्रकार दिन के चौघड़िया जो होते हैं, राहु काल काल बेला और वार बेला से ग्रसित होता है, जिसमें शनि का चौघड़िया काल बेला से ग्रसित रहता है, और रात्रि का चौघड़िया काल रात्रि से ग्रसित होता है, क्योंकि लाभ चौघड़िया काल रात्रि से ग्रसित। इस प्रकार चौघड़िया जब भी अशुभता से अधिव्याप्त हो तो उसका त्याग कर शेष चौघड़िया का उपयोग करना चाहिए। तो चलिए आज का चौघड़िया देखते हैं, आज का चौघड़िया क्या कहता है। आज का चौघड़िया यदि हम देखें तो दिन काल बेला से काल चौघड़िया से दिन आरंभ है, काल चौघड़िया से दिन समाप्ति है, इसलिए दिन का चौघड़िया काल बेला से, दिन का चौघड़िया आरंभ हो रहा है काल बेला से और अंत भी काल बेला से हो रहा है। और रोग चौघड़िया या राहु काल और वार बेला से ग्रसित। रात्रि का चौघड़िया काल लाभ चौघड़िया काल रात्रि से ग्रसित है, और इस प्रकार चौघड़िया ये विभिन्न अशुभताओं से अधिव्याप्त। इसका चौघड़िया का हमने परित्याग करना चाहिए जब जहां भी अशुभता की स्थिति, और शेष चौघड़िया का हम प्रयोग कर सकते। एक भूल सुधार, आज का चौघड़िया जो है वह लाभ चौघड़िया दिन का, यह दिन का लाभ चौघड़िया यह वार बेला से ग्रसित, यह वार बेला से ग्रसित है दिन का चौघड़िया। इसे ये भूल सुधार इसमें, जिसके लिए हम क्षमा प्रार्थी। तो आज का चौघड़िया काल चौघड़िया से शुरू है, इसलिए काल बेला से काल बेला से काल चौघड़िया से शुरू है, इसलिए काल चौघड़िया से समाप्ति भी, क्योंकि चौघड़िया में जो आदि होता है वही अंत होता है। और रात्रि का चौघड़िया लाभ चौघड़िया से रात्रि आरंभ है, और रात्रि लाभ लाभ चौघड़िया से ही रात्रि समाप्ति भी है। इसलिए काल चौघड़िया काल बेला से ग्रसित है, दो दो चौघड़िया ग्रसित हो गए, और रात्रि का लाभ चौघड़िया काल रात्रि से ग्रसित है। इस प्रकार चार चौघड़िया उस तरह से ग्रसित हो गए। रोग चौघड़िया राहु काल से है, और लाभ चौघड़िया वार बेला से ग्रसित है दिन का। इस प्रकार कुल 6 चौघड़िया आज के अशुभता से निजात। दैनिक कार्यों के लिए काल चौघड़िया शुभ होता है। और इस प्रकार हम यहाँ पर आज के आपको ले चलते हैं पांचवें भाग। चौथे भाग की प्रस्तुति यहाँ पर समाप्त होती है। इस चौघड़िया का उपयोग अधिक से अधिक करें और शुभता पर। और अंत में स्वागत है आपका पांचवें भाग में। पांचवा भाग अंक ज्योतिष से संबंधित है, यानी अंक को हम कैसे पहचाने, कैसे जाने, उन्हें समझे कैसे। यह बहुत ही महत्वपूर्ण हुआ करता है, क्योंकि अंक हमारे लिए काफी उपयोगी हुआ करते हैं। हम अंकों के अंक में जन्म लेते हैं, और अंक हमारा पीछा नहीं छोड़ते, अंक कभी हमारा साथ नहीं छोड़ते, हम अंक के साथ रहते हैं। अंक ही हमारी उपलब्धि का कारण होता है। अंक से संबंधित ग्रह होते हैं, चलिए इसकी चर्चा करें। अंक ज्योतिष में 1 से 9 तक अंक ही प्रयोग होते हैं, इसलिए इनको समझना बहुत आसान है। कुल 1 से 9 तक ये अंक हैं, और 1 से 9 के अंकों को देखें तो शून्य को इसमें नहीं लिया जाता, शून्य को गणना में नहीं लिया जाता, क्योंकि वे अनिश्चितता को दर्शाते हैं। 1 से 9 तक ये अंक है, और इसमें पांचवा अंक जो होता है बहुत मजबूत स्थिति में होता है, कि दोनों, क्योंकि यह अपने से पूर्व के आने वाले अंकों को और बाद में आने वाले अंकों को संतुलित करके, ये एक अंक, क्योंकि एकल अंक पर ही अंक ज्योतिष काम करता है, इसलिए जब भी दो अंक या दो अंकों से ज्यादा अंकों का समूह हमारे समक्ष आ जाए, तो उनमें प्रेरित हुए अंकों को जोड़कर
एकल अंक में परिवर्तित करते हैं, जो कि काफी उपयोगी हुआ करता है। 1 से 9 तक जो अंक हुए, इनके शासक ग्रह अलग अलग ग्रह हैं। 1 के सूर्य, 2 के चंद्रमा, 3 के बृहस्पति, 4 के राहु, 5 के बुध, 6 का शुक्र, 7वां का केतु, 8वां का शनि, 9वां का मंगल। और ये जो जितने ग्रह हैं, इनके अलग अलग गुण होते हैं, अलग अलग तत्व होते हैं, अलग अलग इनकी ऊर्जाएं होती है। इसलिए जो ग्रह, जो अंक हमारे मिसिंग है, यदि कोई अंक इसमें जन्म तिथि में, तो हम उस उन अंकों से संबंधित ग्रहों के तत्व, ऊर्जा और गुणों से वंचित हो। वही कुछ ऐसी स्थिति भी बन सकती है कि कोई अंक मिसिंग भी है और कोई अंक कई बार आ चुके हैं, 2 बार से ज्यादा जब अंक आते हैं, तो वे हमारे लिए अशुभकारी, परेशानी का कारण बनते हैं। अंकों को उनके शासक ग्रह और उनके उपयोगिता से हम अंकों के साम्राज्य में विभिन्न नामों से पुकारा जाता है। एक को राजा से, सरकार से, या नौकरी करने वाले व्यक्तियों से के लिए बॉस, 2 को रानी या पार्टनर से, 3 को गुरु या सलाहकार से, 4 को शरारती तत्वों से, नियम तोड़ने वाले व्यक्तियों से, झूठ बोलने वाले, झांसा में रखने वाले व्यक्तियों से, 5 को राजकुमार से, 6 को मंत्री या सलाहकार से, या सुख सुविधा प्रदान करने वाले व्यक्तियों से, 7 को धर्मगुरु से, या ऐसे लोगों से जिन्हें भविष्य में घटने वाली घटनाओं का पूर्वाभास हो। 8 को समाज के निश्चित तबके के लोग, अधीनस्थ, हमारे अधीन कार्य करने वाले लोग, नौकर चाकर आदि, तथा न्यायालय से। 9 को जो 9 अंक को जो मंगल जिनका आधिपत्य है, सेनापति, पुलिस, डॉक्टर या खून। इस प्रकार सभी अंकों के साम्राज्य में विभिन्न नामों से पुकारा जाता है। अंक ज्योतिष में कुछ अंक हमें उपहार में मिलते हैं ईश्वर द्वारा, और ये अंक जन्म तिथि हुआ करते हैं। जन्म तिथि में तिथि, माह और वर्ष हुआ करता है। तिथि और माह एक अंक का भी हो सकता है, 2 अंकों का भी हो सकता है, बल्कि और वर्ष 4 अंकों का। इन सभी अंकों को एकल अंक में परिवर्तित करने के नियम के अनुसार, और ये एकल अंक में परिवर्तित करने के क्रम में या जन्म तिथि में यदि वो एक ऐसा अंक आए 11, 22 और 33, तो वह आत्मा से संबंधित है, कुछ पूर्व जन्म से। और वही यदि 13, 14, 16, 19 आते हैं, तो ये पूर्व जन्म के कार्मिक दिन है। ये हम सबको समझना चाहिए कि कार्मिक ऋण जब भी होता है, तो उससे संबंधित हमको कार्यों को, जो पीछे जन्म में हम कारण से यह कार्मिक ऋण मिला, उसकी पुनरावृत्ति या उसका रिपीटेशन इस जन्म में ना हो। जन्म तिथि में तिथि, माह और वर्ष 3 होते हैं, और तीनों को एक अलग में हमने परिवर्तित कर दिया। आज जो जन्म तिथि हमने लिया है, यह आज के जिनका जन्म तिथि है उन्हीं का लिया है, और गूगल से लिया है। हमने एकल अंक में परिवर्तित कर दिया, तो तिथि को जब एक अंक में परिवर्तित करने के बाद 2, माह को एक अंक में परिवर्तित करने के बाद 3, और वर्ष को एक अंक में परिवर्तित करने के बाद 8 आए। कुल तीनों के जो 13 होते हैं, जो कि कार्मिक ऋण से भी संबंधित। तिथि जो होता है हमारा आंतरिक व्यक्तित्व दर्शाता है। इसलिए तिथि को जब एकल अंक में परिवर्तित करते हैं, तो मूलांक कहलाता है, यानी ड्राइवर कहलाता है। तिथि और माह को जब जोड़ते हैं, तो हमारा बाहरी व्यक्तित्व दर्शाता है, जिसे एटीट्यूड नंबर या एस या अचीवमेंट नंबर भी कहा जाता है। इस जातक का जो एटीट्यूड नंबर या अचीवमेंट नंबर है, 5 है। वही तिथि, माह और वर्ष को जब जोड़ते हैं और एकल अंक में परिवर्तित करते हैं, तो वह बनता है भाग्यांक। तिथि, माह और वर्ष को जोड़ने के बाद एकल अंक में परिवर्तित करते हैं, वो भाग्यांक बनता है, जो हमारे कैरियर को दर्शाता है। अब अंक ज्योतिष का मूल सिद्धांत, जिस पर पूरा अंक ज्योतिष घूमता है, मूलांक और भाग्यांक आपस में शत्रु नहीं।
मूलांक और भाग्यांक आपस में शत्रु नहीं, क्योंकि ये होते हैं तो हमारे जीवन में जिस प्रकार बस का अगर ड्राइवर और कंडक्टर आपस में तालमेल न रहे, दुश्मनी रहे दोनों में, तो आरंभ से ही बस का चलना मुश्किल। ठीक उसी प्रकार मूलांक को बोलचाल की भाषा में ड्राइवर कहते हैं और भाग्यांक को बोलचाल की भाषा में कंडक्टर। ड्राइवर अंक और कंडक्टर अंक में आपस में दुश्मनी हो तो फिर बस का चलना मुश्किल। दूसरी परिस्थिति वो होती है, ये सभी अंक हमने अंक ये से लिया जो ईश्वर द्वारा प्रदत्त अंक है और ये बदलते नहीं है, इसलिए स्टैटिक होगा। डायनेमिक अंक के लिए हम ईश्वर द्वारा प्रदत्त अंक धरती के ईश्वर यानी माता पिता हमारे ईश्वर प्रदत्त करते हैं, कुछ अंक हम बनाते हैं डायनेमिक अंक में, कुछ आगे बढ़कर हम बनाते जाते हैं जीवन के चलने के क्रम। पहला ये जो अंक बनता है मूलांक और भाग्यांक जो बना, ये ईश्वर द्वारा प्रदत्त अंक से सृजित हुए। एंजल नंबर बनता है जो कि इस वर्ष जो अंक है उसमें एक अंक को उसको जोड़कर एक अंक में परिवर्तित करते हैं और पुरुष के लिए उसमें 11 में से घटाते हैं और महिला के लिए 4 उसमें जोड़ते हैं। हम यहाँ देखें कि जो एंजल नंबर है जातक का 3 है, मूलांक 2 है, ड्राइवर 2 है, कंडक्टर 4 है और 8 और 5 अंक जो है इनके उपलब्ध नहीं। आप देखें जो यहाँ पर अंक आएंगे इस सूची में, ये जो उपलब्ध है 5 अंक हैं मिसिंग है और ये 8 अंक मिसिंग। इस प्रकार यदि देखा जाए तो अंकों के संदर्भ में यदि कहा जाए तो ये जो 2 4 3 है ये इनको कहते हैं हम इंटेलिजेंट प्लेन, और इसे जब कहते हैं इमोशनल प्लेन इसको कहा जाता है। 3 1 7 को सॉरी 3 5 7 को 4 9 2 जो प्लेन है इसे हम इंटेलिजेंट प्लेन कहते हैं। 3 5 7 जो प्लेन है इसे हम इमोशनल प्लेन कहते हैं और 8 11 6 जो प्लेन है उसे हम प्रैक्टिकल प्लेन कहते हैं। उसी तरह से यदि हम इसको कहा जाए, इसे हॉरिजॉन्टली वर्टिकली देखा जाए तो 4 3 8 का जो प्लेन है 4 3 8 का जो प्लेन है इसे हम 4 3 8 का जो प्लेन है इसको हम थॉट प्लेन कहते हैं। 9 5 1 को विल पावर प्लेन कहते हैं। 2 7 6 को हम एक्शन प्लेन कहते हैं। इस जातक का वो सभी अंक जो है 66%। अब हम मिसिंग अंक इनका 8 और 5 है। दो चीज हमेशा याद रखना है कि यदि हमारा जो अंक है मूलांक और भाग्यांक इसका शत्रु अंक यदि मिसिंग है फिर इसकी व्यवस्था हम नहीं करते। साथ साथ जो अंक 2 बार से ज्यादा आ गए हैं जो रिपीट हुए हैं उनके फिर हम अधिक अंक की व्यवस्था नहीं करते। जो भी अंक है मिसिंग है या एकल अंक में है उन्हीं का हम कहीं कोई अंक से निकालते हैं। यदि ड्राइवर और कंडक्टर आपस में शत्रु हैं तो ऐसे अंक को हम सृजित करते हैं जो ड्राइवर और कंडक्टर का दोनों में। दूसरी परिस्थिति बन सकती है कि हम भविष्य में कोई अंक ऐसे ले आए जो कि ड्राइवर और कंडक्टर का शत्रु है। वैसी स्थिति में उस समय से जब हम वो अंक को एक्टिवेट करते हैं उस समय से हमारे लिए बाधा होती है। लेकिन मूलांक और भाग्यांक यदि आपस में शत्रु हैं तो जीवन के आरंभ से ही स्ट्रगल चलता है। इसलिए इसको पहचानना बहुत जरूरी है और इसके लिए कहीं दौड़ने भटकने की जरूरत नहीं है, आप खुद को पहचान सकते। किंतु कहां से इनको मित्र अंक लाया जाए तो कहां से लाया जाए, इसके लिए
हम सहारा लेते हैं नामांक का, जो कि माता पिता देते हैं। आप कहेंगे क्योंकि और बाकी जितने अंक होते हैं वो बाद में आते हैं, हमें कोई ऐसे अंक की व्यवस्था करनी है जो आरंभ से ही, जीवन के आरंभ से ही चले और अंत तक रहे। आप कहेंगे नामांक में तो अक्षर होते हैं, अंक कहाँ से आए? तो जी हाँ, आपका कहना बिल्कुल सही है। इसमें कोई भी ये नहीं है कि ये आप इसमें कुछ गलत कह रहे हैं। लेकिन नामांक में जो होता है, अक्षर जो होते हैं, उनमें आप देखेंगे यदि, तो अक्षरों के अंकीय मूल्य होते हैं, और इसलिए इन अक्षरों को नाम में जो प्रयुक्त होते हैं अक्षर, उनके अंकीय मूल्य में परिवर्तित करते हैं, उनके अंकों को जोड़कर एकल अंक में बनाकर, और फिर हम नामांक बनाते हैं। एकल अंक में परिवर्तित कर दिए, वही हमारा नामांक होता है। नाम का पहला अक्षर भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। इस जातक का देखें, नाम का पहला अक्षर 3 दे रहा है और नामांक 6 दे रहा है। कितना उपयोगी है, आगे चलकर हम देखें। अब आपके समक्ष हम प्रस्तुत रख रहे हैं। पहले तो सबसे पहले सुहेल खान जिनका आज का जन्मदिन है, उन्हें आज का जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। और अब हम यह देखने का प्रयास करते हैं कि मित्र शत्रु अंक कौन कौन है। 1 के 8, 2 के 4 6 8 9, 3 के 6, 4 के 8 9 4 2, 6 के 3 9, 7 के 7 9 3, 8 के 1 2 9 4 8 और 9 के 6 4 2 8 9। अब यहाँ पर देखें पांचवा अंक कैसा होता है, क्योंकि सभी अंकों से शक्तिशाली होता है, बहुत ही भाग्यशाली होता है, और इसलिए 5 अंक के कोई भी दुश्मन नहीं। आपके समझ दूसरी निशानी हमने रखी है, जो अंकों के दुश्मन अक्षर आपके समक्ष है। इन जो भी आपका मूलांक का भाग्यांक है, तो आप देखें कि आपका जो नाम का शत्रु है, जो अक्षर का शत्रु है, वो नहीं। अब हम इनका मूलांक 2, भाग्यांक 4 है। आप देखें 2 का 4 शत्रु, इसलिए एक बैलेंस अंक खोजने का प्रयास करेंगे कि इनका नाम में कौन सा अक्षर जोड़ा जाए, ताकि इनका नाम का जो अक्षर हो मित्र अंक में बनकर द ड्राइवर और कंडक्टर पे आपस में तालमेल शब्द। साथ ही हम भविष्य में भी कोई ऐसे अंक न सृजित करें जो कि हमारे लिए दुश्मन अंक बने, यह भी हम सुनिश्चित करें। तिथि माह और वर्ष को लेकर हम आगे बढ़ते हैं, और इनके मूलांक और भाग्यांक को हम देखें तो तिथि और माह को जब हमने देखा, मूलांक और भाग्यांक को देखा, तो यह देखा कि ये आपस में शत्रु, दो के जो 4 6 8 9 शत्रु होते हैं, और 4 का खुद 4 शत्रु होता है और 2 ही शत्रु होता है। तो मूलांक और भाग्यांक स्पष्ट हुआ। और इस तरह से कुछ अंक ऐसे भी हैं जो अपने के ही शत्रु हैं, 4 4 के, 7 7 के, 8 8 के और 9 9 के। और इसलिए कहा गया है कि यदि मूलांक और भाग्यांक 4 और 4 हो गया, या 7 और 7 हो गया, तो समस्या ज्यादा होगी, क्योंकि दोनों आपस में अपने ही अंक के दुश्मन। और इस प्रकार हम अंकों को ताल मिलकर नाम सही करते हैं। एक प्रश्न उठता है कि नाम को हम सही करने के लिए किस उम्र में करें? कभी भी उम्र में कर सकते हैं। सोशल मीडिया का अकाउंट का आपका नेम प्लेट वगैरह सभी ठीक कर लें, नए नाम से, परिवर्तित नाम से। शेष नाम जो आपका सर्टिफिकेट का है, अकाउंट बैंक अकाउंट का है, वो सब वैसे ही है। पासवर्ड जो बनाए वो ऐसा बनाए जो कि जो है आपके लिए उपयोगी हो सके, उसमें शत्रु अंक नहीं है, यह सुनिश्चित करना चाहिए। अब आज का बोनस प्रस्तुति, पर्सनल ईयर कैसे निकालें? पर्सनल ईयर निकालने के लिए रनिंग एज को निकाला जाता है, साथ में पर्सनल ईयर को निकालने के लिए ओरिजिनल जो बर्थ डेट है उसमें माह को, वर्ष को हटाकर वर्तमान वर्ष को रखते हैं। और यह जब हम रखते हैं तो हमें पता चलता है
कि यह अंक भाग्यांक क्या दे रहा है, और जो भाग्यांक अंक है उसको हम मूलांक को भाग्यांक से मिलाते हैं, ओरिजिनल मूलांक को भाग्यांक से, उससे मित्रता रहती है तो बहुत अच्छा। और रनिंग एज को भी निकाला जाता है, और रनिंग एज, मूलांक भाग्यांक और पर्सनल ईयर, ये चारों अंक को मिलाकर पूरे साल का हम प्रतिफल निकाल सकते हैं। इस प्रकार हम अंकों से कुछ समझ सकते हैं, अंकों को जान सकते हैं, अंकों को याद रख सकते हैं, सीख सकते हैं अंकों को, और फिर उनका उपयोग सही तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए आगे हम चलते हैं। आज के अंक विभिन्न तिथियों को जन्मे जातक के लिए, किसी भी माह के, उनके लिए क्या संकेत लेकर आए। तो आज का अंक जो है, मूलांक आज का 2 बनता है, भाग्यांक 5 बनता है। 5 ये अंक विभिन्न मूलांक वाले व्यक्तियों के साथ कैसा संबंध है, यानी किसी भी तिथि को, किसी भी माह के किसी भी तिथि को जन्मे जातक के लिए संबंध कैसा है, वह बताता है। तो चूंकि आज 5 अंक है, 5 अंक हमने अभी देखा है पहले प्रस्तुति में कि 5 अंक बैलेंस अंक होता है, यह इसकी शत्रुता किसी से नहीं होती। इसलिए आज किसी भी जातक, जो भी जातक जन्म है, जिस भी, कोई भी जन्म तिथि रहा हो, उनके लिए अशुभता के संकेत। 5 केवल 9 के साथ तटस्थ होते हैं, यानी 9, 18, 27 के साथ भी साधारण होने की संभावना है। 23 अंकों के साथ इनका तालमेल बहुत अच्छा है। 4, 13, 22, 31 तथा 8, 17, 26 जिनका जन्म तिथि है इसी माह का, उनके लिए दिन अति उत्तम होगा। और शेष अंक 1, 10, 19, 28, 2, 11, 20, 29, 3, 12, 21, 30, 4, 5, 14, 23, 6, 15, 24, 7, 16, 25, इनके लिए आज दिन उत्तम होने की संभावना। इस प्रकार हमारी प्रस्तुति यहाँ पर समाप्त होती है। आप हमसे बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं कि प्रस्तुति आपके लिए ज्ञानवर्धक, रोचक, महत्वपूर्ण तथा उपयोगी साबित होगा। यदि इस प्रस्तुति में कोई आप सुझाव चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं, या प्रस्तुति को और बेहतर बनाने के लिए आपके पास कोई सुझाव है, हमें साझा करें, मनोबल बढ़ाएं, यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। यदि इस प्रस्तुति का पहली बार देख रहे हैं तो हमें चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन को दबा दें, ताकि हमारी हर प्रस्तुति की सूचना आप तक पहुंच सके और आप उससे लाभान्वित हो सके। और अंत में, आज का दिन शनिवार है। शनिदेव श्री राम तथा पवन पुत्र हनुमान की असीम कृपा आप पर बनी रहे, आप सभी पर हो, और आज का दिन शुभ। जय शनिदेव, जय श्री राम, जय हनुमान।